हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण रोहनकर एंड दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड माय ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। दोस्तों, पिछले स्टोरी में हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आज हम एक नई स्टोरी चालू करने वाले हैं। वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस स्टोरी के दो पार्ट हैं। पहला रहेगा सोशलिज्म के बारे में एंड दूसरा रहेगा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। एंड डेफिनेटली दे आर इंटरलिंक्ड और वो भी हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ आपके एक नए फ्रेंड से। एंड आई होप कि आप इनके साथ दोस्ती करेंगे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये हमको हेल्प करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन आवर करियर, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक्सेट्रा। तो ये दोस्त है 5W and 1H। ये हमको कोई भी चीज़ को एनालिटिकली एनालाइज करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप कराते हैं एंड कोई भी चीज़ को एज एज अ फेस वैल्यू एक्सेप्ट करने पे रोकते हैं। राइट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे साइंटिफिक आउटलुक को बढ़ाने के लिए। और ये दोस्त है आपके हु, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। तो ये टेक्निक हम आज के लेसन में भी यूज़ करेंगे। और देखेंगे कि आज का चैप्टर जो है वो स्टोरी को हम ये 5 फ्रेंड्स या 6 फ्रेंड्स के हेल्प की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म एक्चुअली क्या चीज़ होती है, ये क्यों सामने आई, क्यों पिक्चर में आई, इसके अराउंड फिलोसफीज क्या क्या थी, और क्या सर्कमस्टांसेस है, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस जिसके कारण इसका ग्रोथ हुआ, और क्या इसके बेनिफिट्स हुए, और ये कब हुआ, व्हेन डिड दिस हैपन, 18th century, 19th century। बट द क्वेश्चन इज इट रेलेवेंट टुडे एज वेल? आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या ये प्रैक्टिकल इसका यूज है आज? वेयर डिड इट हैपन? क्या ये यूरोप में हुआ, रशिया में हुआ, इंडिया में हुआ, या सिर्फ कोई एक जगह तक सीमित था? तो ये भी हम देखेंगे। हाउ डिड इट लेड टू रेवोल्यूशन इन रशिया? तो कैसे सोशलिज्म ने रेवोल्यूशन की चिंगारी जो है वो रशिया में लगाई, और सिर्फ रशिया में ही क्यों लगाई? क्या सिर्फ रशिया में लगाई, या ये आग जो है बाकी जगह भी फैली? और फिर हम आखिरी में देखेंगे कि पूरी रशियन रिवॉल्यूशन की स्टोरी हम समझेंगे, सारे इवेंट्स एंड सारी जो उसकी घटनाक्रम है सिलसिलेवार में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो जैसे कि आप शीर्षक से समझ रहे हैं कि ये पीरियड है, एज इज अ पीरियड, एक टाइम पीरियड है जिसमें सोसाइटी में चेंजेस हुए, सोशल चेंज, सोसाइटी में चेंजेस हुए मतलब पहले कोई एक स्टेट रहा होगा, चेंज होने के बाद एक स्टेट हुआ। एंड सोशल चेंज ही पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो चेंज की सारी जो गंगा जमुना है वो व्यक्ति के दिमाग से ही निकलती है। राइट। एक व्यक्ति के दिमाग से निकल के सोसाइटी में जाती है, सोसाइटी में फैलती है, एंड देन इट लीड टू चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इसलिए हम जानेंगे सोशल चेंज वो टाइम पीरियड में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जो लैंडमार्क इवेंट है, जैसे हमने अपनी पिछली कहानी में भी देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो एक हिस्टोरिक इवेंट है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। राइट। तो सोसाइटी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सोसाइटी आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे चेंज हुआ सोशल सिस्टम ऑल टुगेदर। तो सोसाइटी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। 18th सेंचुरी, ऑल्दो इट सेज 18th, बट ये पीरियड होता है 1701 से 1799। ये पीरियड आपका 18th सेंचुरी में रहेगा। राइट। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, व्हेन वी से 18th इट इज 17XX। तो उस समय हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि ब्रॉडली जो सोसाइटी थी वो स्टेट्स में थी। नोबिलिटी का एक स्टेट था, क्लर्जी एक स्टेट था, एंड देन कॉमन मैन का एक स्टेट था। तो ऐसे करके सोसाइटी डिवाइड हुआ करती थी। एरिस्टोक्रेसी और चर्च ये मेनली कंट्रोल किया करते थे सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर इन द सोसाइटी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बट फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना होती है, हमने देखा फॉल ऑफ बेस्टाइल, जिसने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। एंड उसके बाद चीज़ें फिर वैसी नहीं रह गई। तो सोसाइटी आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या बदलाव आया? आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी पूरे प्रोपोगेट हुए। हमने देखा था इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि कैसे फ्रीडम एंड इक्वालिटी के आइडियाज फ्रांस में, फ्रांस के बाहर यूरोप में और बाकी कॉलोनीज में भी फैलना शुरू होते हैं। आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ये फैलना शुरू हो गए थे यूरोप में, बाकी कंट्रीज में भी। हमने देखा नेपोलियन भी जहां जहां जा रहे थे, जहां जो जो जगह कैप्चर करते थे मोनार्की को हटा के, ही वाज पुटिंग आउट दिस राइट्स इन द सिस्टम। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों में एक पॉसिबिलिटी दिखी कि जो पहले का जो सोशल ऑर्डर था या स्टेट्स था,
उसको चेंज करने का, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को चेंज करने की पॉसिबिलिटी लोगों ने देखी आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आप ये चित्र से भी देख सकते हैं कि पहले की सोसाइटी में, स्टेट्स में, एंड देन बाकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसे एक हार्मनी आ गई है, क्लर्जी आम लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, एंड यूनिफॉर्मिटी आ रही है धीरे धीरे सोसाइटी में। तो ये जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, इसका भारत में भी डेफिनेटली प्रभाव पड़ा। हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सती मूवमेंट के लिए एक बहुत ही पुरजोर कोशिश की और बहुत सफलता भी प्राप्त की उसमें। एंड देन देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड डेरोजियो, ये भी एक बहुत ही रैशनल पर्सन थे, जो कि कोलकाता में पढ़ाया करते थे हिंदू यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने लोगों स्टूडेंट्स के बीच में रैशनल थिंकिंग को बहुत बढ़ावा दिया, लोगों को क्वेश्चनिंग करने के लिए मोटिवेट किया। तो हम देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडियाज है वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, वो भारत में भी रिवॉल्यूशनरीज को, थिंकर्स को, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, सोचने के लिए मजबूत मजबूत कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि जो आइडियाज है वो कैसे उनको किस संदर्भ में देखा जाए इंडियन सोसाइटी के भी। और फिर बाकी लोगों ने भी इन पे डिबेट करना शुरू की कि क्या ये हमारे सोसाइटी के लिए उपयुक्त है, क्या ये उपयुक्त समय आ गया है, क्या इसके लिए हमें फाइट करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट वाज डिबेटेड इन इंडिया एज वेल। एंड इन आइडियाज के कारण जो है वो कॉलोनीज में भी सोसाइटी चेंज होने लगी। ठीक है, तो सोसाइटीज में चेंज आने लगे। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो भारत में भी बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स उस समय चल रहे थे, जिनके कारण सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हो गए थे। जो पहले कास्ट सिस्टम था, मंदिर में एंट्री का मूवमेंट हो गया, पानी कुएं पे स्पेसिफिक कास्ट को ना जाने देने का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब चीजें धीरे 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 लोग उसको चैलेंज करने लग गए। ठीक है, तो द आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंजेस ये कॉलोनीज में भी देखने को मिल रहे थे, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि पीपल इन यूरोप जो थे आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि सोसाइटी को चेंज करने का अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हर कोई चाह रहा था, बट सब एक अलग डिग्री में चाह रहे थे। कोई ड्रास्टिक चेंज चाह रहा था, कोई ग्रेजुअल चेंज चाह रहा था, कोई बहुत ही बहुत ही स्लो चेंज चाह रहे थे लोग। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग थ्रेड्स ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप होने लगे कि कैसे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में लेके आ सकते हैं। तो कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जो मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी उस समय की आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स, ऐसे दो मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हम देख रहे हैं। हु आर लिबरल्स? सो लिबरल्स बेसिकली इनकी थिंकिंग थी कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए। ओके, विच इज गुड। तो वे चाहते थे कि लॉज जो हो वो जुडिशियरी द्वारा इंटरप्रेट किया जाए, मतलब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी चाहते थे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल हो जुडिशियरी का। परंतु ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स नहीं थे मतलब ये इंक्लूसिव नहीं थे, ये सबको साथ लेके चलने का नहीं सोच रहे थे। ये क्या सोच रहे थे कि सिर्फ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इनको ही वोटिंग राइट्स मिले। आपको याद होगा जैसे कि मिडिल क्लास या पर मिडिल क्लास का हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो भी यही चाहते थे कि सिर्फ मैन जिनके पास प्रॉपर्टी हो उनको ही वोटिंग राइट दिया जाए। मतलब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि राइट देता है हर एक सिटीजन को वोट करने का, इस पे बिलीव नहीं करते थे। और वो नहीं चाहते थे कि वुमेन को वोटिंग का अधिकार मिले। तो बेसिकली ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं अपर मिडिल क्लास, जो रिच तबके के होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो चेंज चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं, बट डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से आम आदमी तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उन्हीं के हाथ में सत्ता रहे, उन्हीं के हाथ में पावर रहे गवर्नमेंट चूज करने का। दूसरी तरफ रेडिकल्स जो देखते हैं हम, जो एक ऐसी अप्रोच रखते थे कि चीजें तुरंत बदली जाए, जल्द से जल्द बदली जाए, और ये किसी भी हद तक जा सकते थे चीजों को बदलने के लिए। तो दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। मेजॉरिटी के बेसिस पे ही चूज किया जाए गवर्नमेंट, ऐसा इनका मानना था। एंड ये सपोर्ट करते थे वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट को, वुमेन के राइट ऑफ वोट को इन्होंने भरपूर सपोर्ट किया, राइट। फिर लिबरल्स हम देखते हैं कि दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये इंडिविजुअल राइट्स पे बहुत फोकस करते थे, क्योंकि डेफिनेटली दीज वर द पीपल फ्रॉम अपर मिडिल क्लास रिच पीपल। तो उनको लगता था कि इनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। इनकी जो इनके इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, रिच होने के, इंडस्ट्रीज लगाने के, वेल्थ इकट्ठा करने के, इसमें गवर्नमेंट बाधा उत्पन्न ना करे, ऐसे ये चाहते थे। ऑल्दो ये चाहते थे कि जो नेशन है वो सेक्युलर हो, सभी रिलीजन्स का इस पे बेनिफिट हो, सबको इक्वली रेस्पेक्ट दिया जाए, सबको टॉलरेट किया जाए। परंतु ये डायनेस्टिक रूलर्स को अपोज करते थे। डेफिनेटली दे विल अपोज दी डायनेस्टिक रूलर्स, राइट, क्योंकि आप इनको समझ लीजिए,
काइंड ऑफ यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ धीरू भाई अंबानी, जो सेल्फ मेड मैन है, कि इन्होंने अपनी मेहनत से इन्होंने अचीव किया है। तो दे विल अपोज कि जो पीपल जिनको ऑलरेडी बना बनाया सब मिल जाता था, अननेसेसरी इनको प्रिविलेजेस मिल जाते थे, उनको ये अपोज करते थे। इनका मानना था कि भाई आप मेहनत करो, आपके राइट्स जो है वो सिक्योर किए जाएंगे, सेफ गार्ड किए जाएंगे, ना आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, वेल्थ इकट्ठा करो। वहीं रेडिकल्स का कहना था कि वो अपोज करते थे जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को। वो नहीं चाहते थे कि कि जो सारी प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में रह जाए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी कुछ लोगों के पास में, राइट। तो अगर उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाए, काइंड ऑफ चीप लैंड अवेलेबल करा दिया जाए, टैक्स में कंसेशन दी जाए, लेबर लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाए, ऐसे प्रिविलेजेस उनको नहीं दिए जाने चाहिए, इनका मानना था। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूएंट्स, ये इक्वलिटी चाहते थे कि भाई प्रॉपर्टी या पैसा या वेल्थ जो भी है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कुछ लोगों के पास सीमित नहीं रहना चाहिए। फिर तीसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स ये रेडिकल्स लिबरल्स दोनों को अपोज करते थे। ये मोस्टली कौन लोग थे? ये लोग थे जो क्लर्जी या नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, या मोनार्की या उनके फैमिलीज को। तो दीज वर पीपल फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट मोस्टली। तो ये डेफिनेटली रेडिकल्स और लिबरल्स उनको अपोज करेंगे, क्योंकि रेडिकल्स लिबरल्स क्या चाहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, राइट्स चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनको लगा कि नहीं, चेंज तो होना चाहिए, चेंज तो जरूरी है। क्योंकि उन्होंने देखी थी कैसे हालत हो गई थी किंग की, मोनार्की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। इसलिए उन्हें पता था कि भाई चेंज तो आके रहेगा, चेंज से बचा नहीं जा सकता। परंतु ये चाहते थे कि चेंज जो आए वो थोड़ा सा स्लोली स्लोली आए, पास्ट को भी रेस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि इनका जो रुतबा था पहले का, ये नहीं चाहते थे कि वो सारा धूल में मिट्टी में मिल जाए। वो चाहते थे कि भाई हम बड़े थे पहले, हायर क्लास के थे, तो हमारा रेस्पेक्ट अभी भी कायम रहना चाहिए। तो इस तरीके की इनकी विचारधारा थी। ये अभी भी लोगों को पूरी छूट या पूरा राइट्स या पूरा डेमोक्रेटिक फॉर्म में नहीं देना चाहते थे। ये अभी भी अपने जो प्रिविलेजेस है वो प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा हम इमेज देखेंगे जिसमें ये तीन जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये डीडीएलजे से सीन है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव अमरीश पुरी साहब कह रहे हैं चेंज हैड टू बी ब्रॉट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो पावर है ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। ये अभी भी अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने डिसीजन से काजोल की शादी करना चाहते हैं। तो ही वॉन्ट टू कीप पावर विथ हिमसेल्फ, एंड चेंज इनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। वहीं आप देख सकते हैं लिबरल्स जो कि काजोल है, वो कहीं ना कहीं चाहती तो है फ्रीडम, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती है, बट अगेन कंजर्वेटिव या फिर अपना जो पुराने जमाने का वो है वो भी पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रही हैं। तो व्हाट शी इज सेइंग, मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव दी वोट, राइट। तो लिबरल चाहते हैं, बट अगेन कुछ उनकी रिजर्वेशंस भी है। ऑन दी अदर हैंड रेडिकल हम देख रहे हैं शाहरुख खान जो पूरा सिस्टम बदल देना चाहते हैं, और पुराने जो भी प्रॉब्लम्स है या पुराने जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसको पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, और काजल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं बिना किसी रोक टोक के, रीति रिवाज के। सो दिस इज काइंड ऑफ एक कोशिश की मैंने समझाने की कि कैसे ये वर्कआउट होता है। तो अभी हमने देखा कि तीन डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पिक्चर में हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। अब तीनों के आइडियाज अलग अलग है सोसाइटी को चेंज करने को लेके। सोसाइटी चेंज इनएविटेबल है, चेंज तो आएगा, लेकिन ये चेंज कैसे आएगा इसके लिए कोई एक फिलोसॉफिकल आइडिया इनके पास नहीं है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इनके क्लैशेस होंगे, राइट। क्योंकि चाहते चेंजेस है, लेकिन किस तरीके से अपनाना है ये क्लियर नहीं है, इसलिए इनके क्लैशेस होंगे जब भी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस लाने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो अब जब भी अटेम्प्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन के थ्रू, तो हम देखेंगे कि हर एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके कुछ लिमिट्स पता चलेंगे, उनके पोटेंशियल, उतनी उनकी जो बेनिफिट्स है वो पता चलेंगी। आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे चैप्टर में। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कोशिश कर रहे थे चेंजेस लाने की। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स सामने दिख रहे हैं, जो उभर के आ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि नया टाइम आ रहा है, नया दौर आ रहा है, चेंजेस आर कमिंग, ये हमको साफ देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा समय आ रहा था, हमने जो चैप्टर का नाम ही है एज ऑफ सोशल चेंज। तो ये चेंज जो आ रहा है सोसाइटी में, ये अपने साथ में इकोनॉमिक चेंजेस भी लेके आ रहा है साथ साथ। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? न्यू सिटीज आ रही हैं इसी दौर में, नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हो रहे हैं, रेलवेज एक्सपांड हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, राइट। तो ये सब चेंजेस साथ ही साथ, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस भी आ रहे हैं। और
इन चेंजेस के का क्या परिणाम होगा सोसाइटी पे, हम ये देखते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होते जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कारण सोसाइटी में और चेंजेस क्या होंगे ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है सोसाइटी में चेंजेस, कि जो मेन वुमेन चिल्ड्रन है वो फैक्ट्री की तरफ आने शुरू होते हैं। पहले क्या, लोग मेनली रूरल एरियाज में रहते हैं, खेती किसानी में ज्यादा इन्वॉल्व है, आर्टिसंस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज। बट अभी हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो इंडस्ट्री के तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मतलब शहरों में भी डेफिनेटली वो आएंगे, उनका प्रोफेशन चेंज होगा, तो ऑल दिस चेंजेस वर एविडेंट। वर्क आवर्स ऑफन ज्यादा हुआ करते थे, लॉन्ग 15 आवर्स 18 आवर्स का वर्किंग हुआ करता था। वेजेस बहुत ही पुअर हुआ करते थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब हुआ करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, क्योंकि क्योंकि होता क्या था कि जब डिमांड है कोई चीज की तो बहुत लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, बट अगर सडनली उसकी डिमांड कम हो जाती है तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि सारे टेम्पररी लेबर्स हुआ करते थे, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, हायर एंड फायर, जरूरत रही तो एम्प्लॉयमेंट, नहीं रही तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी, जिसके कारण लेबर्स लोग के लिए बहुत परेशानियां हुआ करती थी। अब सिंस ये सारे इंडस्ट्रीज मोस्टली अर्बन रीजन में होते थे, तो हाउसिंग, सैनिटेशन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि टाउन्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इतनी हाउसिंग नहीं है, तो झुग्गी झोपड़ियां आने लगी थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी, हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू होने लगा था। तो ये सब चीजें देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही कितनी ज्यादा प्रॉब्लम तैयार हो रही है। तो अब इन सब का प्रॉब्लम जो है, इसका सॉल्व करने के लिए रेडिकल्स एंड लिबरल्स, मेनली सारी जो प्रॉपर्टी थी और इंडस्ट्रीज थी, वो ये ओन क्या करते थे। इसका मतलब उस समय जो इंडस्ट्री थी वो इंडिविजुअल ओन किया करते थे, जो लिबरल्स या रेडिकल्स आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कोशिश की कि भाई ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो देखते हैं कि मतलब वो क्या स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं। तो उनकी सबसे पहले आइडियोलॉजी देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो इंडस्ट्रीज लगाने के पीछे। तो उनका ये मानना था कि वेल्थ जो है वो वो वेल्थ क्रिएशन एनकरेज होना चाहिए, ट्रेड के द्वारा, इंडस्ट्रियल वेंचर्स के द्वारा वेल्थ क्रिएशन एनकरेज होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट्स मिलेगा, वर्कफोर्स को भी मिलेगा और इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। लेकिन ये बेनिफिट्स तभी मिल सकता है जब वर्कफोर्स हेल्दी रहेंगे, सिटीजंस एजुकेटेड रहेंगे, क्योंकि हेल्दी वर्कफोर्स मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सिटीजंस एजुकेटेड में रहेंगे मतलब उनको स्किल्स देना आसान रहेगा, तो इकोनॉमी एज अ होल बढ़ेगी। वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस को अपोज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भाई आप इंडिविजुअल एफर्ट लो, रिस्क लो, कैपिटल लगाओ, मेहनत करो और बड़े बनो। ऐसा नहीं कि आप अपने पुरानी मिल्कियत के दम पे आप आगे बढ़ रहे हो या बड़े हो रहे हो। और वो सोचते थे कि अगर इंडिविजुअल्स का फ्रीडम हम इंश्योर कर दे, अगर पुअर अपने लेबर को प्रॉपर यूज कर सके, वो हेल्दी रहे, एजुकेटेड रहे, और लेबर को अगर प्रॉपरली वो अपना सर्विस दे सके, और कैपिटल जो है, जो मतलब इंडस्ट्री के पैसे है, वो अगर बिना किसी रोक टोक के, सरकारी रोक टोक के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी एक्सेसिव टैक्सेस के, बिना किसी एक्सप्लोटेशन के, वो अगर प्रॉपरली इंडस्ट्रीज में लगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वो मानते थे कि सोसाइटीज डेवलप होंगी, राइट। क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, जॉब मिलेंगे, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होगी, तो सोसाइटीज इन ऑल डेवलप होगी, टोटल जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा मतलब एक कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इस ये उनका मानना था, इसलिए वो चाहते थे कि इंडस्ट्रीज आगे बढ़े। बट अगेन वो जो प्रॉब्लम थी उसके साथ निपटना भी बहुत जरूरी था, जो हमने पिछले इसमें देखा कि कितने सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो ये सिंस इनकी आइडियोलॉजी, इनका जो वर्क करने का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इट वाज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो वर्किंग मैन एंड वुमेन जो ये चेंजेस चाहते थे वो सपोर्ट करने लगे रेडिकल एंड लिबरल ग्रुप्स को, और उनके साथ जुड़ने लगे इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो इस तरीके से उनका जो पलड़ा है एक भारी होने लगा। तो उस समय फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर सिंस हमें इस इंडस्ट्रियल जो ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है, इसको आगे बढ़ाना है, और साथ में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है उसे भी हटाना है, और उन्हें लेबर का सपोर्ट भी मिल रहा था, तो उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ये जो सरकारें हैं उस समय की, या तो वो कंजर्वेटिव की सरकार थी, या मोनार्की थी, या फॉरेन रूल थी, जो कि सही तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने नहीं दे रही थी। वो नहीं चाहते थे कि लोग अमीर बने, लोग फ्री हो, लोगों का भला हो, वो सारी सत्ता, सारी मिल्कियत अपने पास रखना चाहते थे। तो जो नेशनलिस्ट थे उस समय के, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, तो इन्होंने कहा कि भाई बस अब हमको इस तरीके की सरकार हटानी पड़ेगी, हमको रेवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट फ्रांस में भी हमने देखा था कि जो रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 तक आते आते बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार जाते हैं, और उनको हराने वाली जो मोनार्क होती है, यूरोपियन मोनार्क, वो वापस फ्रांस पे मोनार्की एस्टेब्लिश कर लेती है।
मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए, उन्होंने सारे बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जीतना शुरू किया, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फैलाना शुरू किया। बट अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू में जब उनकी हार होती है तो वापस वो जो मोनार्की थी यूरोपियन नेशंस की, वो वापस फ्रांस में मोनार्की लगा देती है। तो अभी प्रॉब्लम यही था कि ये गवर्नमेंट को हटाना जरूरी था, जिसके कारण ही ये जो सोशल चेंज है ये एक पॉजिटिव आउटकम लेके आ सके। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, सब जगह हम देखते हैं कि रिवोल्यूशनरीज बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज को उखाड़ फेंका जाए और जो न्यू आइडियाज है उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का सही माहौल बनाया जाए। जो नेशनलिस्ट है वो रेवोल्यूशंस की बातें करने लगे, एक नेशंस बनाने की बात करने लगे जहाँ पे सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिया जाए। और 1815 तक आते आते हम देखते हैं कि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा आग पकड़ चुका रहता है, और गुसेप्पे मज़ीनी जो है, जो कि बहुत फेमस रहे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई और इंडिपेंडेंट और यूनिफाइड इटली जो है वो 1870 तक प्लेस में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है सारे नेशंस को कि भाई देखो, मतलब किसी मतलब व्यक्ति के एफर्ट से, फिलोसफी से, लोगों के सपोर्ट से भी चेंज लाया जा सकता है और कंट्री एज अ होल खड़ी की जा सकती है। तो इनकी जो राइटिंग्स थी ये भी बहुत जगह मतलब फैल गई। इवन इंडिया में महात्मा गांधी, नेहरू जी, सावरकर, सब इनकी राइटिंग्स को पढ़ के इंस्पायर होने लगे, एक नेशन कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों को एक नेशन बना के सबको इक्वल राइट्स दी जाए, क्योंकि फॉरेन पावर से निकल के ही ये हो सकता है। जब तक हम कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को, मोनार्की को, फॉरेन रूल को नहीं हटाएंगे, तब तक लोगों को इक्वल राइट्स मिलना मुश्किल है। ये प्रॉपर लोग समझ चुके थे। तो इनफैक्ट सोसाइटी को चेंज करना, हम देख रहे हैं कि हर कोई, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, चाहे वो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे सोसाइटी को चेंज किया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस। सबको इक्वल राइट्स दी जाए, सो दैट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो हर कोई यही चाहता था। एंड इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वन ऑफ द विजन जो था सोसाइटी को चेंज करने का था, वो था सोशलिज्म के द्वारा ये हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। अब सोशलिज्म के द्वारा कैसे ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है और सोशलिज्म के क्या आइडियाज है, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट अपने कहानी के पार्ट में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी में हम यहाँ पे एक विराम लेंगे। और आज जैसे हमने देखा कि एज ऑफ सोशल चेंज, जो एक पीरियड है सोशल चेंज का, वो बहुत ही सही रफ्तार से बढ़ रहा है। सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज आने के कारण एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बन रही है उसको चेंज लाने के लिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के कारण में हमने देखा कि कैसे एक जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसके प्रॉब्लम्स और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, रिवोल्यूशनरी तरीके से, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के तरीके से। एंड सोसाइटी को में चेंजेस लाए जाएंगे, वो सोशलिज्म को अपना करके कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ आप चाहते हैं, आपके क्वेश्चंस है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके और कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में बताइए मुझे। और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी सोशलिज्म के बारे में और अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एंजॉइंग।